हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सभी करने वाले हैं अपने क्लास 11th हिस्ट्री में जो हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इस चैप्टर से हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके यूनिट टेस्ट, आपके मिड टर्म यानी कि जो छमाहिक परीक्षा होते हैं और साथ ही साथ जो फाइनल टर्म का एग्जाम होता है, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको आज की इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूं। मतलब कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर आपके पेपर में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आप बकाया मिड टर्म का एग्जाम अभी होगा, फिर फाइनल एग्जाम होगा, आप मिला लेना, क्वेश्चन सारे मिला लेना भाई। इसी में से क्वेश्चन दिखेंगे, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलने वाला। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने से पहले देखिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर को अगर समझना चाहते हैं तो इस चैप्टर के ऊपर मैंने आप सभी के लिए एनिमेटेड वीडियो बनाया हुआ है। एनिमेशन के माध्यम से सारे टॉपिक्स मैंने आपको समझाया हुआ है, तो भाई एनिमेशन वीडियो को देख के आप सारे टॉपिक्स को बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। तो एनिमेटेड वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। अब आ जाते हैं हम जरा टेलीग्राम वगैरह की बात कर लेते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल की बात कर लेते हैं। देखिए रोशन सा स्टडी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करना डायरेक्टली रोशन सा स्टडी पॉइंट, और हमारा और बाकी लिंक वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन से जाके आप लिंक पे क्लिक करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट सर्च मारो रोशन सा स्टडी पॉइंट और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि पीडीएफ वगैरह आपको यहीं मिलेगा। सारी पीडीएफ हम आपको यहीं पे फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं इस बार। और साथ ही साथ टेलीग्राम के अलावा इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए जी, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य हमारे चैप्टर का नाम है, और इसमें आप सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा रहेगा। क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य कौन से 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, है ना। इन विच 3 कॉन्टिनेंट्स डिड द रोमन एम्पायर स्प्रेड, है ना। मतलब कि रोमन साम्राज्य का फैलाव कौन से 3 महाद्वीपों में था। तो देखिए, आपको अगर आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ रखा है तो बहुत इजीली आप इसको बता सकते हैं। जैसे कि अगर सबसे ऊपर हमने मैप लगा रखा है, इस मैप को देखिए तो ये पूरा यूरोप, है ना। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है आपका पूरा जो यूरोप है ना, यूरोपीय महाद्वीप है, पूरा यूरोपीय महाद्वीप आ जाएगा। और अगर हम अफ्रीका की बात करें तो ये आपका नॉर्थ जो अफ्रीका है, नॉर्थ अफ्रीका का जो पार्ट है, ये आपका रोमन साम्राज्य का एरिया था। और साथ ही साथ हम वेस्ट एशिया की अगर हम बात कर ले, ना, वेस्टर्न एशिया की अगर हम बात कर ले, यानी कि पश्चिमी एशिया की अगर हम बात कर ले, है ना, तो ये भी आपका रोमन साम्राज्य का ही अंग था। यानी कि पूरा यूरोप का पार्ट, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया, ये 3 महाद्वीपों को मिला के हमारा रोमन साम्राज्य जो था, रोमन एम्पायर जो था, वो बना हुआ था। तो ये 3 महाद्वीपों के नाम आपको यहाँ पे बताने थे। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना जी। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भाई देख लो, सारे महाद्वीपों के नाम लिखे हुए हैं। यूरोपीय महाद्वीप है, वेस्टर्न एशिया है ना, और नॉर्थ अफ्रीका है। ठीक है जी। चलिए अगले देखो, एक और खासियत इस वीडियो की है कि यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट मिल रहा है। आपको कहीं भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा, है ना। सारे क्वेश्चन आपको दोनों ही लैंग्वेज में हम करवा रहे हैं, तो ये भी खासियत है रोशन सा स्टडी पॉइंट की। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन क्या है? रोमन साम्राज्य के इतिहास की रचना करने वाले स्रोतों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको सोर्सेज बताने हैं ना, रोमन एम्पायर के बारे में हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो सोर्सेज आपको यहाँ पे बताने, कौन से सोर्सेज है जिससे कि हम रोमन एम्पायर के बारे में, रोमन साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखो कुल मिला के ना 3 ऐसे स्रोत है जिससे कि हम रोमन साम्राज्य के बारे में जान पाते हैं, हमें जानकारी मिल पाती है। ठीक है जी। सबसे पहला स्रोत हमारे पास क्या है? पाठ्य सामग्री बोलते हैं यहाँ पे, लिटरेरी सोर्सेज, है ना। मतलब कि जो लिखित तौर पे हमारे पास मौजूद है, ठीक है जी, लिखित रूप में जो हमारे पास मौजूद है, जिसमें आपके उस समय काल के जो लिखे हुए इतिहास होंगे, है ना, पुराने टाइम पीरियड में, यानी कि रोमन एम्पायर में किसी राजा महाराजा के बारे में जो इतिहास लिखा गया होगा किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। या फिर उस समय का पत्र होगा, मतलब कोई पत्र हो सकता है जो कि राजा ने राजकुमारी के लिए लिखा होगा, या किसी राजकुमारी ने किसी राजकुमार के लिए लिखा होगा, ये पत्र हो सकते हैं, है ना। व्याख्यान हो सकता है, प्रवचन हो सकता है, कानून हो सकता है ना, ठीक है। ये सारी चीजें आपका यहाँ पे देखो, सारे लेटर हो सकता है ना, किसी हिस्टोरियन द्वारा उस समय का हिस्ट्री लिखा गया होगा, ठीक है। उस समय का जो लॉ है, ये सब ऐसे सोर्सेज है जो कि आपके लिटरेरी सोर्सेज में आ जाता है ना, रिटर्न में लिखी हुई तौर पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इससे भी हमें पता लगता है। दूसरा स्रोत क्या है बच्चे? दस्तावेज, है ना। दस्तावेज बोले तो डॉक्यूमेंट्स, उस समय का जो कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे गए होंगे, है ना, उससे भी हमें रोमन साम्राज्य के बारे में पता लगता है। इसमें अभिलेख हो सकते हैं आपके, है ना। अभिलेख को हम क्या बोलते हैं बच्चे? इंस्क्रिप्शंस, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। ये होता क्या है? अभिलेख क्या होता है? अभिलेख मतलब किसी पॉलिश पत्थर
या चट्टान पे लिखे हुए शब्द होते हैं, जैसे कोई पॉलिश पत्थर या चट्टान। पुराने समय में क्या होता था, जैसे अभी भी आप देखोगे ना, किसी ऐतिहासिक इमारत को देख लो या किसी स्कूल या कोई सरकारी जो गवर्नमेंट ऑफिस होगा, उसके बाहर आप देखोगे कि किसी ना ताम्र मतलब तांबे का या पीतल का कोई पॉलिश लगा होगा, है ना, उसके ऊपर खोद खोद के शब्द को लिखा जाता है, उसको भी अभिलेख बोला जाता है। लेकिन यही काम जो आज से अगर हम 3000 साल 4000 साल पहले की बात करेंगे, तो ये पॉलिश पत्थरों पे खोद खोद के शब्द लिखे जाते थे कि भाई इस इमारत का निर्माण जो है इस व्यक्ति के द्वारा करवाया गया, इस टाइम पीरियड में करवाया गया। सारी चीजें लिखी होती है अभिलेखों में, है ना, इस इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसके अलावा पत्थरों पर लिखे गए शिलालेख हो सकते हैं, सार्वजनिक और निजी पत्र हो सकते हैं, पांडुलिपियां हो सकती है, ठीक है। जैसे कि हम उस समय के पेपायरस के पत्तों पे, जो रोमन वासी थे वो पेपायरस के पत्तों पे दस्तावेज लिखा करते थे, है ना। और पेपायरस जो है एक सरकंडे का पौधा होता था, जो कि मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था। तो पेपायरस के जो पत्ते पे जो हमारे बहुत सारे दस्तावेज लिखे मिले हैं, पेपायरस, ठीक है। पेपायरस के पत्तों पे जो दस्तावेज हमें जो शब्द उत्कीर्ण किए हुए मिले हैं, उसको पढ़ने वाले जो लोग थे, जो विद्वानों ने पेपायरस के पत्तों के शब्दों को पढ़ा, उसको हम पेपायरस शास्त्री बोल देते हैं। पेपायरस शास्त्री, जिन्होंने इन पेपायरस के पत्तों पे लिखे हुए शब्दों को ढूंढा, उसका मतलब ढूंढा, उस पर जो लिखे हैं उसका विश्लेषण किया, है ना। तो इसमें दस्तावेज में क्या आ सकते हैं भाई, अभिलेख आ सकते हैं, पत्थरों पे लिखे जो शिलालेख है, या फिर सार्वजनिक और निजी जो पत्र है ना। इसके अलावा पांडुलिपियां हो सकती है बहुत सारी, जो कि प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य में पेपायरस के पत्तों पे लिखे गए थे, उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हो। पेपायरस क्या है, सरकंडे जैसा एक पौधा है, जो कि मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने बात कर ली। इसके अलावा तीसरा स्रोत क्या होता है, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स, ठीक है जी। आर्कोलॉजिकल रिमेन्स यानी कि भौतिक अवशेष बोलते हैं इसको हम, भौतिक अवशेष। ये क्या होता है, ये आपको ना जमीन के नीचे से खुदाई के दौरान जो अवशेष मिलते हैं उसको हम भौतिक अवशेष बोलते हैं ना, आर्कोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं। आर्कोलॉजिकल एविडेंस भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें आपके पुराने टाइम पीरियड में आप देखोगे ना कि जैसे हड़प्पा सभ्यता है या मेसोपोटामिया की सभ्यता है, तो जब अभी हाल फिलहाल में 100 साल पहले या 200 साल पहले जब इन इलाकों में खनन हुआ, खुदाई की गई विद्वानों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा, है ना, पूरा इतिहासकार तो नहीं बोलते, उनको पुरातत्ववेता बोलते हैं। पुरातत्ववेता जो पुरातात्विद थे, उन्होंने खनन किया, तो खनन के दौरान उनको बहुत सारे अवशेष मिले, मिट्टी के बर्तन, औजार, अस्थियां, बल्कि इमारत के पूरा अवशेष मिले, है ना। तो सारी चीजें इसमें आ जाती है, आपके भौतिक अवशेष में आ जाती है। देखो क्या क्या लिखा है, भौतिक अवशेष में अनेक प्रकार की चीजें शामिल है जो पुरातात्विक खुदाई के समय मिले हैं, जैसे कि इमारतें हो सकती है आपका, है ना, मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो कुछ भी हमें खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, भौतिक अवशेष में काउंट करेंगे। सब भौतिक अवशेष है जो कि जमीन के नीचे से खुदाई के दौरान हमारे को मिला है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है जो कि रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है। इंग्लिश में देख लो भाई, है ना, पोएट्री हो सकता है आपका, यानी कि मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं, प्राचीन काल के आपके बिल्डिंग्स हो सकता है, या फिर कॉइन्स हो सकता है ना। ये सब हमें रोमन साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप लिखे, जरूर से जरूर लिखे, ठीक है। तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में मैंने सारे पॉइंट्स आपको समझा दिए। दोनों मीडियम के बच्चे जो है ये इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। चलिए जी, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, अगला क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य को कितने चरणों में बांटा जाता है ना। इन हाउ मैनी स्टेज इन द रोमन एम्पायर डिवाइडेड, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य को हम कितने स्टेज में बांटते हैं, तो यहां पे आप देखेंगे कि रोमन साम्राज्य को हम कुल मिलाकर दो भागों में डिवाइड करते हैं। दो स्टेजेस में हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं हम पूर्ववर्ती काल, हिंदी में बोल रहा हूं, एक को हम बोलते हैं पूर्ववर्ती और दूसरे को बोलते हैं परवर्ती, ठीक है। पूर्ववर्ती और परवर्ती, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, अर्ली, है ना, और लेटर। अर्ली स्टेज, है ना, टू स्टेजेस में हम इसको डिवाइड करते हैं। अर्ली स्टेजेस कह सकते हो आप, और लेटर स्टेजेस। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, देखो इन दोनों में जो मुख्यतः अंतर आप देखेंगे, जो मुख्य आपको डिवाइड करने का जो टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा वो 3rd सेंचुरी है, यानी कि तीसरी शताब्दी का जो टाइम पीरियड है उसको हम उसके आधार पर इसको डिवाइड करते हैं। रोमन साम्राज्य के जब हम इतिहास को समझते हैं, आगे हिस्ट्री को जब हम जानने की कोशिश करते हैं, तो टाइम पीरियड को हम कुल मिलाकर दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक आपका हो जाता है पूर्ववर्ती काल, पूर्ववर्ती से समझ में आता है ना, अर्ली वर्ड से समझ में आता है जो पहले का टाइम पीरियड हो, और लेटर यानी कि जो बाद का टाइम पीरियड होगा। तो इन दोनों के बीच में गैप कौन से समय काल का है भैया, तो गैप है आपका तीसरी शताब्दी यानी कि 3rd सेंचुरी का।
3rd सेंचुरी से पहले का जो टाइम पीरियड होगा वो आपका क्या कहलाएगा, पूर्ववर्ती काल, यानी कि अर्ली टाइम पीरियड। और तीसरी शताब्दी यानी कि 3rd सेंचुरी से बाद का जो टाइम पीरियड होगा वो परवर्ती कहलाएगा, यानी कि लेटर टाइम पीरियड कहलाएगा। ओके सबको, दोनों के बीच में तीसरी शताब्दी का अंतर है। देखो पहली दूसरी मतलब ये आप देखोगे ना, जो पूर्ववर्ती काल है रोमन साम्राज्य के लिए ना काफी उन्नति प्रगति का टाइम पीरियड था, लेकिन बीच में तीसरी शताब्दी का गैप क्यों लिया गया, 3rd सेंचुरी का गैप क्यों लिया गया, क्यों हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो देखो इससे पहले वाला तीसरी शताब्दी से पहले का टाइम पीरियड भी बहुत ही बेहतरीन था, बहुत उन्नति प्रगति का टाइम पीरियड था। ये वाला टाइम पीरियड जो था ये भी बहुत उन्नति प्रगति का था, लेकिन बीच में जो ये संकट का टाइम आ गया ना, रोमन साम्राज्य संकटों से गिर गया, मतलब कि ऐसा लगा कि रोमन साम्राज्य पतन के कगार पे आ चुका है, इसका खात्मा हो जाएगा, ऐसा लगा इस टाइम पीरियड में। इसीलिए इसको एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण टाइम पीरियड, मतलब बहुत टफ टाइम पीरियड कह सकते हो रोमन साम्राज्य के लिए, इसलिए हमने विभाजित किया है। तीसरी सेंचुरी को मद्देनजर रख के हमने रोमन साम्राज्य के टाइम पीरियड को दो भागों में डिवाइड किया है। और यहाँ पे आपको तीसरी शताब्दी के संकट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आगे आएगा, वो हर बार पेपर में आता है। तीसरी सदी का जो 3rd सेंचुरी का जो संकट था ना, क्राइसिस जो था रोमन साम्राज्य के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अभी मतलब अभी हम आगे बात करने वाले हैं, आज से भी मैंने क्वेश्चन ऐड कर रखा है। चलो भाई आगे आ जाओ। देखो रोमन साम्राज्य के लिए रिपब्लिक का मतलब क्या था, है ना। देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र या रिपब्लिक का क्या मतलब था। ठीक है जी, ठीक है। इंग्लिश में भाई देख लो क्वेश्चन, व्हाट डिड द रिपब्लिक और द गवर्नमेंट ऑफ द रोमन एम्पायर मीन। ठीक है, मतलब आपको पता है रिपब्लिक का मतलब क्या था रोमन साम्राज्य। देखो रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र का मतलब हमारे लिए क्या है, एक ऐसा देश जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, कोई बाहरी शक्ति उसको कंट्रोल नहीं कर रही, कोई बाहरी शक्ति उसको नहीं चला रही, वो हमारे लिए गणतंत्र का मतलब। जैसे कि इंडिया की हम बात कर ले, है ना, अगर हम भारत की बात कर ले तो भारत क्या है, एक गणतंत्र है ना। गणतंत्र दिवस भी हम मनाते हैं 26 जनवरी को, रिपब्लिक डे मनाते हैं, है ना। ठीक है, तो रिपब्लिक डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारा संविधान जो है वो उस दिन लागू हुआ था, और संविधान लागू होने का मतलब है कि किसी और बाहरी ताकत जो है ना वो हमारे ऊपर रूल नहीं कर रही, उनके नियम हमारे ऊपर नहीं थोपे जा रहे, हमारे खुद के नियम है, हमारा खुद का संविधान है जिसके माध्यम से हमारे देश की शासन व्यवस्था चलने लग रही है। ये हमारे लिए गणतंत्र का मतलब है। लेकिन रोमन साम्राज्य के लिए गणतंत्र का मतलब क्या था, रोमन साम्राज्य के लिए गणतंत्र का मतलब था सीनेट का शासन। किसका शासन भाई, सीनेट एक वर्ग था, ठीक है, एक क्लास कह सकते हो। ठीक है, जो सीनेट है और रोमन साम्राज्य में क्या है, एक मतलब ऐसा वर्ग कह सकते हो, एक ऐसा क्लास कह सकते हो जो कि बहुत पावरफुल है, और अलग अलग एरिया से ये सीनेट क्या करते थे, वहां पे सत्ता चलाते थे, पावर इन्हीं के पास था, सीनेट के पास। ठीक है, सीनेट या सेनेट बोल सकते हो आप, चलेगा। तो सीनेट पावर में थे, रिपब्लिक यानी गणतंत्र के टाइम पीरियड में। ठीक है, सीनेट में क्या, देखो क्या लिखा है आगे क्या लिखा है, पढ़ो। देखो सीनेट में धनवान परिवारों के एक छोटे से समूह का बोलबाला रहता था, जिसे हम अभिजात भी कह देते हैं। ठीक है जी, ये क्या है, अभिजात वर्ग है, इन्हीं का दबदबा होता था आपका सीनेट वर्ग में। सीनेट जो वर्ग था उसमें धनवान लोगों का दबदबा था। व्यवहारिक तौर पर गणतंत्र अभिजात वर्ग की सरकार का शासन सीनेट नामक संस्था के माध्यम से चलती थी। सीनेट एक संस्था है, और इस संस्था में पकड़ किसकी है, अभिजात वर्ग की पकड़ है। ठीक है, लेकिन क्या होता है 27 ईसा पूर्व की बात हम अगर करें, ठीक है, मतलब गणतंत्र का जो टाइम पीरियड है, यानी कि सीनेट जो सत्ता में रहते हैं वो, यानी कि गणतंत्र के टाइम पीरियड में मैंने आपको बोला कि भाई पूरा पावर किसके हाथों में, गणतंत्र के टाइम पीरियड में, यानी कि जो गणतंत्र जब तक था रोमन साम्राज्य, तो पूरा पावर सेनेट के हाथों में। ये टाइम पीरियड क्या है, गणतंत्र का टाइम पीरियड क्या है, 509 ईसा पूर्व यानी कि 509 बीसी से लेके 27 बीसी तक। बीसी एडी में अंतर आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो एक बार अंतर समझ लेना, बीसी और एडी में क्या अंतर होता है ना जी। बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, सीई क्या होता है। ठीक है, सी और एडी का एक ही मतलब है, बीसी और बी सी भी लिखते हैं हम, है ना। ये अलग अलग परिभाषाएं हैं बाबू, मतलब अलग अलग मीनिंग देती है। इन दोनों का मतलब सेम है, इन दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो इसको आप समझना चाहते हैं, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। बीसी और एडी में अंतर बताइए इस तरीके से, डिफरेंस बिटवीन बीसी और एडी करके आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, बाय रोशन शाह, इस तरीके से सर्च करोगे तो आपको वीडियो दिख जाएगा। तो आप
इन दोनों में अंतर भी समझ सकते हैं कि क्या अंतर होता है। कई बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। डेट समझने के लिए बीसी और एडी को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खास करके आप 11th क्लास में आए हो तो इससे पहले आप लोगों को ना ये वर्ड कहीं देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन अब देखने को मिल रहा है, तो भाई इसको समझ लो। आप सब, आप लोगों को कह रहा हूं, आप लोग समझ लो, तो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये 27 ईसा पूर्व तक गणतंत्र था रोमन साम्राज्य, लेकिन 27 ईसा पूर्व में क्या होता है, जूलियस सीजर का एक दत्तक पुत्र है जिसका नाम है ऑक्टेवियन, गलत हो गया, ऑक्टेवियन, मिसप्रिंट हो गया, ऑक्टेवियन, ठीक है, ऑक्टेवियन नाम था, ऑक्टेवियन, वाह कर लेना, वाह, ऑक्टेवियन, ठीक है। जिसने क्या कर दिया, तख्ता पलट कर दिया, यानी कि सीनेट को हटा दिया सत्ता से। जो सीनेट जो संस्था थी उसको सत्ता से पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया, और राजा जो है, सम्राट जो है, उसकी सत्ता को सबसे ऊपर कर दिया कि भाई अब सम्राट सबसे ऊपर होगा, सीनेट उसके नीचे काम करेंगे। संस्था खत्म पूरी तरीके से तो नहीं किया, पावर अपने हाथों में ले लिया, पावर अपने हाथों में ले लिया। किसने? ऑगस्टस ने। आगे चल के इसी का नाम जो ऑक्टेवियन था, उसने अपना नाम क्या रख लिया, ऑगस्टस, और ऑगस्टस के नाम से रोमन सम्राट बन गया। और अब क्या है, अब सबसे ऊपर जो है रोमन साम्राज्य में सम्राट की गद्दी है। पहले क्या थे, गणतंत्र के टाइम पीरियड में सीनेट थे सबसे ऊपर, है ना, लेकिन अब सम्राट की जो गद्दी है सबसे ऊपर आ चुकी है, और उसके नीचे सीनेट काम करेंगे, और सीनेट के नीचे क्या है, सेना है। और इस तरीके से तीन प्रमुख खिलाड़ी जो है रोमन साम्राज्य में उभर के सामने आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक का मतलब समझ में आ गया होगा। इंग्लिश मीडियम वाले भाई एक बार आप लोग पढ़ लेना, सारी बातें जो मैंने आपको समझाई है वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ भी अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है जी। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारा, देखो अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि क्वेश्चन है प्रिंसिपेट क्या था, प्रिंसिपेट, ठीक है। व्हाट वाज द प्रिंसिपेट। देखो प्रिंसिपेट एक राज्य था, ठीक है। प्रिंसिपेट क्या है, एक राज्य, एक स्टेट, या यूं कह दो एक साम्राज्य, एक एम्पायर, जिसकी स्थापना जो है वो ऑगस्टस ने की थी। ऑगस्टस, फिर यार ये थोड़ा ना एआई की वजह से क्या हो रहा है ना, मिसप्रिंट हो जा रहा है। ये देखो गा होना चाहिए था, गा होना चाहिए था, मतलब गा होना चाहिए था, यहाँ पे ना कर दिया, ऑगस्टस, ठीक है। नाम क्या है भाई, ऑगस्टस। नाम भाई थोड़ा सही से लिखना है ना, नाम सही से लिखना, ऑगस्टस। तो जो सम्राट ऑगस्टस था उसने क्या किया, 27 ईसा पूर्व में, 27 वीसी में, 27 वीसी में एक राज्य स्थापित किया, एक साम्राज्य, राज्य कह दो साम्राज्य कह दो एक ही बात है ना। एक राज्य स्थापित किया जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपेट बोलते हैं। और एक और खासियत इस लाइन को और आगे बढ़ाना कि ऑगस्टस जो था वो अपने आप को रोमन साम्राज्य का प्रथम नागरिक कहता था। क्या कहता था, प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ रोमन एम्पायर, है ना। अपने आप को क्या कह रहे हैं, फर्स्ट सिटीजन क्या कहा करता था, ऑगस्टस। ऑगस्टस का जो शासनकाल था रोमन साम्राज्य के लिए शांति, उन्नति, प्रगति के लिए विख्यात है। बहुत मतलब बहुत पावरफुल राजा था हमारा ऑगस्टस साहब जो थे, वो काफी पावरफुल थे, ठीक है। और इनका टाइम पीरियड शांति, उन्नति, प्रगति के लिए याद किया जाता है पूरे रोमन साम्राज्य। ये भी बात आप याद रखें, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य में तीन प्रमुख खिलाड़ी कौन थे, ठीक है। मतलब मेन जो प्लेयर्स जो वहां के पॉलिटिकल हिस्ट्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे रोमन एम्पायर में, वो कौन थे, ठीक है। अब यहां पे खेलने वाले खिलाड़ी की बात नहीं हो रही है, यहां पे मतलब पूरे रोमन साम्राज्य को चलाने वाले खिलाड़ी की बात हो रही है। ऐसे प्लेयर्स जो कि वहां पे राज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके द्वारा ही पूरा रोमन साम्राज्य चल रहा है, जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो रोमन साम्राज्य के तीन प्रमुख खिलाड़ियों की अगर हम बात करें जो कि पूरे साम्राज्य को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, वो तीन थे। तीन प्रमुख खिलाड़ी की बात करें, तीन थे, जाहिर सी बात है, तीन प्रमुख खिलाड़ी की बात करें। सबसे टॉप पे आता था भाई सम्राट। सम्राट बोले तो किंग, जो वहां का किंग होता था, है ना। देखो सारी सत्ता जो है वो किंग के पास था, ठीक है। अंतिम फैसला सुनाने का काम, अंतिम फैसला लेने का काम जो था वो किंग के अधिकार में था, वहां का जो सम्राट था उसके पास ही था। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है सीनेट। सीनेट बोले तो ये रोमन साम्राज्य के अज्ञात वर्ग थे, तो जाहिर सी बात है कि एकदम से इनको सत्ता से तो हटाया नहीं जा सकता था,
क्योंकि समाज में ग्रामीण क्षेत्र में इनकी पकड़ बहुत अच्छी थी, जो मेन मेन एरिया होते थे वहां पे इनकी पकड़ अच्छी थी। तो दूसरे नंबर पे सीनेट आते थे, जो कि अभिजात वर्ग से थे, बहुत ज्यादा धनवान होते थे और अपने एरियाओं पे ये अपना पूरा कंट्रोल रखते थे। तीसरे नंबर पे सेना है, यानी कि आर्मी है। उस समय की जो आर्मी होती थी उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आर्मी ही किसी सम्राट के भाग्य को निर्धारित करती थी। भाग्य यानी कि किस्मत जो है पूरी तरीके से, कि भाई सम्राट जो है वो कहां तक पहुंचेगा, उसकी कहां तक पहुंच होगी, कितना ज्यादा आगे बढ़ेगा, कितने साम्राज्य को अपने एरिया में मिलाएगा, पूरी तरीके से आर्मी के ऊपर डिपेंड करते थे। आर्मी स्ट्रांग यानी कि सम्राट भी स्ट्रांग बन जाता था, ज्यादा एरियाओं तक अपनी पहुंच बना पाता था, ज्यादा एरियाओं पे अपना कब्जा कर पाता था। समझ लो, ये बात है। तो ये तीन प्रमुख खिलाड़ी थे रोमन साम्राज्य। चलिए अगले टॉपिक की बात करें कि अब सेना के बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि रोमन सेना की क्या विशेषता थी, रोमन साम्राज्य की सेना की क्या विशेषता थी, है ना। रोमन सेना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, है ना। एक्सप्लेन करना है आपको रोमन आर्मी के प्रमुख फीचर्स क्या थे, उसके बारे में आपको यहां पे बताना है, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य की सेना एक व्यवस्था क्या है, व्यवस्थित हो गया भाई, व्यवस्थित, फिर मिसप्रिंट, थोड़ा सा एक बार फिर से मिसप्रिंट हो गया बच्चे, व्यवसायिक होगा, व्यवसायिक। रोमन साम्राज्य की सेना क्या होती थी, क्या थी, एक व्यवसायिक सेना थी। व्यवसायिक सेना का मतलब यह है कि हर एक सैनिकों को क्या मिलता था, वेतन मिलता था, ठीक है। हर एक सैनिक को क्या मिल रहा है भाई, सैलरी यहां पे दी जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा। एक प्रोफेशनल आर्मी होती थी जिसमें सभी को क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, ठीक है। सेना में प्रत्येक व्यक्ति के लिए 25 ईयर्स जो है वो वर्क करना, कार्य करना सभी सोल्जर के लिए इंपॉर्टेंट था, सभी सैनिकों के लिए जरूरी था। रोमन सेना में सबसे बड़ी एकल निकाय थी जिसमें 6 लाख सैनिक थे। मतलब रोमन साम्राज्य की सेना जो थी वो सबसे बड़ी निकाय जो थी, सबसे बड़ा जो संगठन था हम कह सकते हैं, और इसमें लगभग 6 लाख के आसपास सैनिक थे। तो सैनिक का आंकड़ा आप डाटा बता दो कि रोमन सेना में लगभग 6 लाख से अधिक सिपाही थे। रोमन सेना के पास निश्चित रूप से सम्राट का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी, है ना। यानी कि पूरी तरीके से कोई सम्राट जो है वो कितना पावरफुल रहेगा, वो कहां तक अपने साम्राज्य को फैला पाएगा, वो पूरा रोमन सेना के ऊपर डिपेंड करता था। सीनेट जो है वो सेना से घृणा करती थी क्योंकि सेना हिंसा करते रहते थे, है ना। मतलब जो सीनेट वर्ग है वो सेना को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। अब ऐसा क्यों है भाई, ऐसा इसलिए है क्योंकि सीनेट जो है वो अमीर लोग हैं, धनवान लोग हैं, इनको शांति प्रिय राज्य चाहिए, लेकिन सेना जो है वो हमेशा मारकाट हिंसा करते रहते थे। कभी अपने अच्छे वेतन के लिए, कभी युद्ध में जा रहे तो मारकाट फैला रहे हैं, मतलब हर जगह हिंसा वगैरह करने का काम था। तो इस वजह से सीनेट वर्ग जो है वो सेना से घृणा करने लग रही थी, और ये सेना की प्रमुख विशेषताएं होती है, ठीक है। ये वहां की आर्मी के प्रमुख फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे 5 पॉइंट याद रहेंगे, है ना। याद कर लेना भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, बलात् भर्ती वाली सेना से आप क्या समझते हैं, ठीक है। बलात् भर्ती वाली सेना का मतलब होता है, बलात् मतलब होता है बलपूर्वक, मतलब जबरदस्ती किसी को आप आर्मी में क्या कर रहे हो, भर्ती करवा रहे हो, तो इसको हम बलात् भर्ती वाली सेना कहते हैं। मतलब मर्जी से नहीं आ रहे, जो वयस्क पुरुष है जो सेना में काम करने आ रहे हो, मर्जी से नहीं आ रहे, बल्कि बलपूर्वक आप लोगों को सेना में भर्ती करते हो, तो इसको हम बलात् भर्ती वाली सेना बोलते हैं, ना। बलात् भर्ती वाली सेना से वह सेना होती है जिसमें कुछ वर्ग या समूह के वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती है। मतलब कि आपको 3 साल 4 साल या कुछ निश्चित टाइम पीरियड तक आपको बलपूर्वक आपको सेना में रख लेंगे कि भाई हाँ आपको इतने साल तक सेना में सर्विस देनी होगी, ठीक है। इसको हम बलात् भर्ती वाली सेना बोलते हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं। गृह युद्ध यानी कि सिविल वॉर की यहाँ पे बात हो रही है। सिविल वॉर क्या होता है, सिविल वॉर मतलब कि घर के अंदर ही, एक देश के अंदर ही क्या होता है, दो वर्गों के बीच में, दो समूहों के बीच में क्या हो जाए, आपस में लड़ाई झगड़े हो जाए, वॉर हो जाए, युद्ध हो जाए, तो उसको हम गृह युद्ध बोलते हैं, ना। देखो क्या लिखा है, गृह युद्ध दूसरे देशों से संघर्ष के ठीक विपरीत अपने ही देश में सत्ता हासिल करने के लिए किया गया संघर्ष होता है, ठीक है ना। अपने ही देश में क्या होता है, सत्ता को प्राप्त करने के लिए एक ही देश में दो समूह आपस में लड़ रहे होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गृह युद्ध बोलते हैं, ठीक है जी। यानी कि सिविल वॉर बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो ये सिविल वॉर का क्वेश्चन हो गया भाई। आगे देखो, दिनारियस क्या था, व्हाट वाज दिनारियस, है ना। तो दिनारियस एक कॉइन है। देखो क्वेश्चन पूरा क्या है, दिनारियस क्या था, रोमन साम्राज्य को हेरोड
के राज्य से प्रतिवर्ष कितने दिनारियस के बराबर आमदनी होती थी। यानी कि जो रोमन साम्राज्य में एक राज्य था हेरोड, हेरोड से कितने दिनारियस के बराबर आमदनी यानी कि इनकम रोमन साम्राज्य को हुआ करती थी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो दिनारियस क्या है, एक प्रकार का कॉइन है, चांदी का सिक्का है, ठीक है। दिनारियस क्या है बच्चे, रोमन साम्राज्य में चांदी का एक सिक्का है जिसको हम दिनारियस बोलते हैं, जिसमें लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होता था। मतलब शुद्ध चांदी नहीं, यहाँ पे विशुद्ध चांदी, मिलावट है, थोड़ा सा चांदी थोड़ा और कुछ दूसरे जो मेटल्स है उसको मिला के इस कॉइन्स को बनाया गया था दिनारियस को। रोमन साम्राज्य को हेरोड के राज्य से प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस के बराबर आमदनी होती थी। तो कितनी इनकम हो रही है भाई, लगभग 54 लाख की जो आमदनी है वो हेरोड के राज्य से रोमन साम्राज्य को प्रतिवर्ष होने लग रही है। ठीक है जी, तो ये आपका दिनारियस के बारे में क्वेश्चन हो गया भाई, देख लो एक बार। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अब अगला क्वेश्चन है कि रोमन सम्राट घनी, घनी होगा यहाँ पे, घनी थोड़ा सा और घनी है ना, आबादी वाले विशाल साम्राज्य पर किस प्रकार नियंत्रण करने में सफल रहे। तो आपको पता है कि रोमन साम्राज्य बहुत ही विशाल का साम्राज्य, बहुत ही विशाल का है ना। अब इस विशाल का साम्राज्य में बहुत सारे ऐसे एरिया थे जो कि बहुत ज्यादा घनी आबादी वाले थे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया थे उन पे किस तरीके से कंट्रोल कर पाए रोमन सम्राट, किस तरीके से कंट्रोल करते थे, वो कंट्रोल करने की उनके पास क्या क्या रणनीतियां थी, उसके बारे में आपको यहां पे बताना है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए जिसके द्वारा समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। अब 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, तो बहुत सारे छोटे छोटे मतलब नगर जो थे, नगर वगैरह डेवलप किए, उन नगर के आसपास बहुत सारे गांव होते थे, है ना, कस्बे होते थे। उन नगरों के माध्यम से क्या कर रहे हो, जो नगर विकसित किए गए हैं उन नगरों के माध्यम से अपने गांव और कस्बों पे कंट्रोल रखते थे। वो मध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े बड़े शहर केंद्र जैसे सिकंदरिया हो गए, सिकंदरिया तथा एंटियोक साम्राज्य पर नियंत्रण रखने के लिए मूल आधार थे, है ना। सिकंदरिया हो गए, थोड़ा सा आप देख लेना इसको, सिकंदरिया है आपका, ठीक है। और इसके अलावा एंटियोक है, एंटियोक, ठीक है। ये ऐसे नगर थे जो कि मूल आधार थे पूरे साम्राज्य पर कंट्रोल रखने के। इन्हीं शहरों के द्वारा सरकार प्रांतीय सामाजिक ग्रामीण क्षेत्र पर कर लगाने में सफल हो पाती थी, जिससे साम्राज्य को अधिक धन संपदा प्राप्त हो रही है। मतलब कि इन्हीं नगरों के माध्यम से दूसरे आसपास के जो ग्रामीण है, एरिया है और जो बस्तियां बसी हुई है, वहां से क्या कर रहे हैं, टैक्स वसूलने में रोमन सम्राट जो है वो कारगर तरीके से कामयाब हो पाए। स्थानीय उच्च वर्ग के लोग कर वसूल करने और अपने क्षेत्रों के प्रशासन के कार्य में सक्रिय योगदान देते थे। जो अभिजात वर्ग है, यानी कि सीनेट वर्ग की यहाँ पे बात हो रही है, अभिजात वर्गों ने भी साम्राज्य को कंट्रोल करने में, वहां से टैक्स एकत्रित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब कहने का यह कि देखो सम्राट जो है ना, सम्राट तो सबसे ऊपर है। सम्राट ने क्या किया, अपने अपने हर एक छोटे छोटे जो नगर स्थापित कर रखे हैं, उन नगरों में अपने अभिजात नियुक्त कर रखे हैं, और ये अभिजात ही क्या कर रहे हैं, टैक्स वगैरह वसूल के सम्राट को दे रहे हैं। अब बिना टैक्स के तो यार, बिना इनकम के तो साम्राज्य चलेगा नहीं, इनकम बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। तो ये इस तरीके से करते थे। और कोई पॉइंट है भाई, बस ठीक है। यहाँ पे 4 पॉइंट दे रखे थे, चारों पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक बार देख लेना आप सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भाई बहुत धांसू क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा धांसू क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है पेपर में। मैं ये कह रहा हूं कि भाई फिक्स है, ये जो क्वेश्चन है फिक्स है, हर हाल में करके जाना। इसको मिस कर दिया तो समझ लो सीधे सीधे कम से कम 8 नंबर या फिर 4 नंबर तो ऐसे तुम्हारे चले गए, है ना। इसको मिस मत कर देना भाई, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य के लिए पहली और दूसरी शताब्दी में शांति और समृद्धि का काल था। ऊपर क्वेश्चन ऊपर है, सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन ऊपर दे रखा है, मैं सीधा आंसर पढ़ने लग गया। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। हाँ देखो जी, देखो जी, देखो 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 क्या लाया हूं आप सभी के लिए, बहुत धांसू क्वेश्चन है भाई। हाँ तो अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि रोमन साम्राज्य के तीसरी शताब्दी के संकट की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द क्राइसिस ऑफ द 3rd सेंचुरी इन द रोमन एम्पायर, है ना। रोमन एम्पायर के लिए 3rd सेंचुरी की क्राइसिस क्या थी, यानी कि तीसरी शताब्दी का संकट क्या था। देखो 1st और 2nd सेंचुरी जो है रोमन साम्राज्य के लिए बहुत ज्यादा शांति, समृद्धि और विकास का टाइम पीरियड था। पीसफुल चला सब कुछ, डेवलपमेंट जो है बहुत तेजी से हो रहा है भाई, ग्राफ एकदम, जीडीपी का ग्राफ एकदम ऊपर जा रहा है। लेकिन 3rd सेंचुरी जो था वो संकटों से भरा हुआ था, आंतरिक तनाव, है ना, पूरी तरीके से क्राइसिस का जो मार है वो झेलना पड़ा पूरे साम्राज्य को।
ऐसा क्यों हुआ? आगे देखो, पॉइंट देखो। होता क्या है कि ईरान में लगभग 225 ईस्वी के आसपास, यानी कि आपका 225, यहाँ पे सी की बात हो रही है, सी है ना, ईसा मसीह के जन्म के बाद का टाइम पीरियड है, पहले का नहीं। तो इस टाइम पीरियड में क्या होता है, 225 ईस्वी में सासानी वंश का उदय होता है ईरान में। ये वंश कहां उभर के सामने आया भाई? ईरान में। ईरान में सासानी वंश का उद्भव होता है। सासानी वंश एक बहुत ही आक्रमणकारी वंश कह सकते हो आप, जो कि रोमन साम्राज्य पे बहुत बार हमले किए। सापुर प्रथम जो था, सासानी वंश का एक शासक था जिसका नाम था सापुर प्रथम। ठीक है, सापुर प्रथम ने रोमन साम्राज्य के कई हिस्सों पर आक्रमण किए और इसने दावा किया है कि उसने 6,000 नहीं, 60,000 रोमन सैनिकों का सफाया कर दिया, काम तमाम कर दिया। ठीक है, 60,000 रोमन साम्राज्य सैनिकों का सफाया कर दिया। रोमन साम्राज्य की जो पूर्वी राजधानी थी जिसका नाम था एंटीओक, इस पे भी कब्जा कर लिया भाई। ठीक है, इस पे भी कंट्रोल कर लिया, इसने कब्जा कर लिया। इसके अलावा बहुत सारी और दूसरी जनजातियों, जैसे जर्मनी मूल की कई जनजातियों ने क्या किया, राइन और डैन्यूब नदी, जो रोमन साम्राज्य का एरिया जो था ना, रोमन साम्राज्य का जो एरिया था वो राइन और डैन्यूब नदी के आसपास ही, इर्द गिर्द ही स्थित था। इसी के आसपास इन मेन एरिया जो थे वो राइन और डैन्यूब नदी के किनारे ही बसे हुए थे। जर्मनी मूल के कई जनजातियों ने राइन और डैन्यूब नदी के सीमाओं पर बहुत बार हमले किए, और इस वजह से जो डैन्यूब नदी का जो एरिया था, डैन्यूब नदी के आसपास का एरिया छोड़ के भागना पड़ा रोमन वासियों को। समझ रहे हो? तो ये जर्मनी मूल के जनजातियों का हमला हुआ, इसने भी कहीं ना कहीं रोमन साम्राज्य को कमजोर बना दिया। आगे देखो, आगे देखो, रोमन का सम्राट लगातार युद्ध में व्यस्त रहे, मतलब कि इन हमलों को झेलने में लगातार रोमन सम्राट जो है वो युद्ध में लगे रहे। रोमन वासी थे वो विदेशी बर्बरों से भी युद्ध करते रहे। विदेशी बर्बर यानी कि जो ऐसे लोग जो कि मार काट में विश्वास करते हैं, जो आर पार का गेम खेलते हैं, मतलब उनको शांति का समझौता नहीं चाहिए, वो सीधा जाएंगे और मारेंगे, काटेंगे। तो विदेशी बर्बरों के साथ भी युद्ध में व्यस्त रहे और ये इस वजह से काल जो था, ये जो काल था, तीसरी शताब्दी का जो टाइम पीरियड था वो काफी संकटों से भरा हुआ था। और आप देखेंगे कि इसी टाइम पीरियड में लगभग 47 वर्ष में 25 सम्राट जो है वो सत्तासीन हुए, मतलब कि 25 सम्राट जो है अपने गद्दी पे आते थे, फिर कोई उनको मार देता था, फिर दूसरे आ जाते थे, फिर उनको कोई मार दे रहा है, मार के हटा दे रहा है, मतलब मार दे रहा है फिर हटा दे रहा है, फिर कोई दूसरा आ जाता था। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अस्थिरता जो है, स्थिरता नहीं है यहाँ पे, अस्थिरता आ रखी है यहाँ पे, मतलब कि सम्राट मर रहे हैं फिर नया आ रहा है, फिर मर रहे हैं फिर नया आ रहा है। तो इस तरीके से 47 वर्ष में 25 सम्राट जो है वो सत्ता में आए और फिर चले गए। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष क्या निकलता है बच्चे हमारा? निष्कर्ष यही निकलता है कि पहली और दूसरी शताब्दी जो था वो रोमन साम्राज्य के लिए तो अच्छा रहा, शांति और उन्नति का टाइम पीरियड रहा, लेकिन तीसरी सदी जो है संकटों से भरा हुआ रहा। सासानी वंश का आक्रमण हुआ सापुर प्रथम का, है ना, जर्मनी मूल की जनजातियों ने हमला किया राइन और डैन्यूब नदी पर। इसके अलावा विदेशी बर्बरों के साथ भी युद्ध हुआ, 25 सम्राट 47 वर्ष में चेंज हो गए। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने होंगे, इन्हीं मेन पॉइंट से आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे। अब रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, है ना। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है क्या, सोशल फीचर्स ऑफ द रोमन एम्पायर। ठीक है, सामाजिक विशेषताओं के बारे में आपको बताना है, रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषता क्या थी, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, रोमन साम्राज्य की अगर सामाजिक विशेषता की बात करें तो रोमन साम्राज्य की अगर हम सामाजिक विशेषता में देखेंगे, पहला पॉइंट है एकल परिवार का चलन था। न्यूक्लियर फैमिली को बहुत ज्यादा बेहतर मानते थे। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि माता पिता और उनके जो बच्चे हैं बस वही होते हैं फैमिली, चाचा ताऊ ये सब शामिल नहीं किए जाते हैं। इसको एकल परिवार बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, एकल परिवार। तो एकल परिवार का चलन था। परिवार में दास को शामिल किया जाता, दास यानी कि गुलाम की बात। ठीक है, जो स्लेव्स होते हैं, स्लेव्स, उसको फैमिली में ही काउंट किया जाता था। अब फैमिली में क्यों काउंट किया जा रहा है? क्योंकि देखो होता क्या था कि जो बच्चे जो है वो वयस्क हो जाते थे, मतलब कि 18 वर्ष या 16 वर्ष का जो उम्र है वो क्रॉस कर देते थे, तो वो माता पिता के साथ नहीं रहते थे, वो अपनी अलग फैमिली बना रहे हैं, उनकी अलग दुनिया है, तो अलग चले जा रहे हैं। जो दास होता था, जो स्लेव्स होते थे, वो हमेशा अपने मालिक के साथ ही रहते थे, तो इसीलिए उनको फैमिली में काउंट किया जाता, ये रीजन था। ठीक है, तो जो परिवार में है वो दास को शामिल किया जाता था, उनको गिना जाता था। महिलाओं का संपत्ति पर पूरा अधिकार था भाई, है ना, पूरा राइट था उनका प्रॉपर्टी पर, अपने माता पिता के प्रॉपर्टी पे। क्या होता था कि मरने के बाद
माता पिता की प्रॉपर्टी पे पूरा जो है वीमेंस जो होती थी, वहां की महिलाएं जो होती थी, उनका पूरा अधिकार हो जाता था, स्वतंत्र रूप से वो मालिक बन जाती थी वहां के प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो इससे समझ में आता है कि महिलाओं की स्थिति बहुत ही बेहतरीन था। तलाक देना, देखो यार उस समय तलाक देना बहुत ही आसान था, है ना, डिवोर्स जो था वो आप आसानी से ले सकते थे। एक बार अगर स्त्री या पुरुष में से किसी ने बोल दिया कि भाई मेरे को इस बंदी के साथ नहीं रहना या इस बंदे के साथ नहीं रहना, डिवोर्स हो जाता था। इससे समझ में आता है कि वहां का जो सोसाइटी था वो काफी ज्यादा मतलब आधुनिक था, मॉडर्न था। हाँ जी, अगले पॉइंट की बात करते बच्चे, अगला पॉइंट है विवाह की आयु, है ना। मैरिज करने का जो एज था अगर उसकी हम बात करें तो ये लगभग देखो, पुरुष की बात कर ले, अगर मेल की बात करें तो लगभग 28 से 29 या फिर 30-32 साल की एज में शादी करते थे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम लड़कियों की बात करें तो जो लड़कियां थी उनकी एज जो है 16 से लेकर 23 साल की एज में शादी किया करती थी। तो मतलब ठीक ठाक एज, मतलब एक ठीक ठाक एज हम कह सकते हैं विवाह की आयु थी, है ना। विवाह का जो निर्धारण है ना, जो विवाह जो होता था, जो डिसीजन लिया जाता था मैरिज का, वो कहीं ना कहीं जो है आपके परिवार वाले द्वारा द्वारा लिया जाता था। परिवार वाले ही क्या करते, सारे डिसीजन लेते थे कि किससे शादी करना है, किससे नहीं करना है, सारी चीजें। स्त्रियों की पिटाई देखो, शादी के बाद क्या होता था कि जो उनके मतलब महिलाओं के जो पति होते थे, स्त्रियों के जो पति होते थे, हमेशा महिलाओं पे हावी रहते थे और डंडों से पीटा करते थे, मारा करते थे। तो ये सारी चीजें मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दिखा रहा है रोमन समाज की, रोमन सोसाइटी की। और बच्चों को मारना, देखो कई बार क्या होता था कि पिता लोग होते थे ना, बच्चों को मरने के लिए ठंड में छोड़ दिए, नंगा छोड़ दिए भाई, तो बच्चे ठंड की वजह से मर जाते थे क्योंकि डिवोर्स हो गया भाई। अब डिवोर्स हो जाने के बाद क्या है कि बहुत सारी महिलाएं जो है बच्चों को अपने पास नहीं रखती थी, वो अपने पति के पास ही छोड़ देती थी। तो पति लोग जो है वो भाई संभाल नहीं पा रहे बच्चे को, तो चल भाई जा, निकल यहाँ से, तो मारने के लिए मतलब ऐसे ही ये सब चीजें करते थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे हो गए, है ना। इसके अलावा देखो, काम चलाओ साक्षरता थी भाई। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें, मिस प्रिंट हो गया बच्चे, लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर की यहाँ पे बात, फिर से गलती, एआई एआई एआई, काम चलाओ साक्षरता, साक्षरता की बात हो, लिटरेसी रेट की बात हो, मतलब पढ़े लिखे लोगों की संख्या कैसी। तो काम चलाओ साक्षरता थी, मतलब लोग ना इतने ही पढ़ते थे कि काम चल जाए, मतलब माइनस प्लस सीख लिया, जमा घटा गुना भाग सीख लिया, बस हो गया चल। इससे ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा विद्वान लोग वहां पे देखने को नहीं मिले। सांस्कृतिक विविधता थी भाई। सांस्कृतिक विविधता का मतलब यह है कि संस्कृति में बहुत ज्यादा विविधता थी, अलग अलग जाति धर्म के लोग आपको वहां पे मिल जाएंगे, है ना। अलग अलग भाषा बोलने वाले, लैंग्वेज बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, अलग अलग वेशभूषा को फॉलो करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो ये खासियत थी वहां की समाज की। ये 10 पॉइंट बताया भाई, 8 नंबर में क्वेश्चन डील करेगा, 8 नंबर से कम में आएगा ही नहीं, 8 नंबर में सीधा आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको भाई 8 नंबर के लिए तैयार करके चलना आप सभी अपने लिए। रोमन साम्राज्य की आर्थिक विशेषता की अगर हम बात कर लेते हैं, अब आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी थी, है ना, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी रोमन एम्पायर की, उसकी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो देखो, आर्थिक ढांचा जो था इसका बहुत ही ज्यादा मजबूत था, है ना, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर। मतलब रोमन साम्राज्य आर्थिक तौर पे बहुत ही ज्यादा मजबूत था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में बंदरगाह थे, खदानें थी, है ना, जैतून के तेल की फैक्ट्रियां थी जो कि बहुत ज्यादा संख्या में थी। ये कहीं ना कहीं इसकी मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शा रहा है। कंटेनरों का प्रयोग करते थे भाई, शराब को लाने ले जाने के लिए, जैतून के तेल को लाने ले जाने के लिए, तरल पदार्थों की को लाने ले जाने के लिए कंटेनर एक प्रकार के इस तरीके के मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, इसका इस्तेमाल करते थे। तो जिस कंटेनर में शराब, जैतून के तेल और दूसरे तरल पदार्थों को लाया ले जाया जाता था उसको हम एम्फोरा कहते हैं, एम्फोरा। और स्पेशली अगर हम जैतून के तेल की बात करें तो जैतून का जो ऑयल है, जैतून का जो तेल है, वो विशेष प्रकार के कंटेनरों से लाया ले जाया जाता था जिसको हम ड्रेसल 20 बोलते हैं ना। ड्रेसल 20 नामक कंटेनर होते थे, एक विशेष प्रकार के कंटेनर होते थे जिसमें स्पेशली जैतून के तेल को ही लाया ले जाया जाता था। इसके अलावा जल शक्ति का प्रयोग किया जाता था, है ना, वाटर पावर का इस्तेमाल करते थे, इसलिए मशीनों को चलाने के लिए, सोने चांदी की खदानों से सोने चांदी को निकालने के लिए जल शक्ति का इस्तेमाल किया जाता था और उसके माध्यम से मशीनों को चला के फिर खनन की जाती थी, है ना। संगठित यहाँ की जो व्यापारिक व्यवस्था थी, है ना, संगठित व्यापार और बैंकिंग व्यवस्था थी, यानी कि बैंकें बहुत मजबूत थी और बैंकें बहुत बेहतरीन बैंकें थी वहां पे खुली हुई, ओपन हो रखी थी, जो कि आसान
दर पे लोन दे देती थी व्यापारियों को, जो कि व्यापारी क्या कर सके, अपने उद्योग धंधे स्थापित कर सके, उद्योग धंधे चला सके। ये भी यहाँ की प्रमुख विशेषता हो गई। ये रोमन साम्राज्य की आर्थिक विशेषताएं थी, मतलब आर्थिक तौर पे रोमन साम्राज्य को क्या चीजें मजबूत बनाती थी, उससे रिलेटेड भाई पॉइंट्स थे। इसको भी कर लेना आप सभी, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं स्लेव्स के बारे में, यानी कि दास व्यवस्था के बारे में रोमन साम्राज्य की। देखो रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति कैसी थी, जो स्लेव्स थे उनकी कंडीशन कैसी थी रोमन एम्पायर में, उसके बारे में इस क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा। तो रोमन साम्राज्य की अगर हम बात करें तो जो ऑगस्टस था ना, ऑगस्टस के टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि इटली की टोटल आबादी 75 लाख थी। 75 लाख में से 30 लाख दास है। ये आबादी बता रहा हूं मैं आपको, वहां का पॉपुलेशन जो था वो लगभग 75 लाख था, लेकिन उसमें से आप देखेंगे कि लगभग 30 लाख जो है आपके लाख जो है वो आपको यहाँ पे स्लेव्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। दासों को पूंजी निवेश समझा जाता था, मतलब कि एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता था दासों के ऊपर, एक तरीके का कैपिटल इन्वेस्टमेंट था, जो कि पैसे बना के देने का साधन मानते थे कहीं ना कहीं इसको, कि भाई उसको हम खरीदेंगे बेचेंगे तो मुनाफा कमाएंगे, है ना। उच्च वर्ग के लोग दासों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, मतलब मारना पीटना, उनको गर्म लोहे से दाग देना, ये सब आम बातें थी, है ना। दासों को नियंत्रण में रखने के लिए रोमन साम्राज्य में अनेक तरकीब अपनाए जाते थे, जैसे कि ना दासों को छोटे छोटे समूह में बांट दिया, छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिए, ताकि ये पता लग जाए कि कौन काम कर रहा है, कौन काम चोर है। अगर एक साथ 100 दासों को एक खेत में काम पे लगा दिया, कहीं मजदूरी पे लगा दिया, तो पता नहीं चलेगा कि साला कौन काम कर रहा है, कौन काम चोर है। लेकिन अगर इसको हम छोटे छोटे ग्रुप में बांट देंगे, 10-10 के ग्रुप में बांट देंगे, 5-5 के ग्रुप में बांट देंगे, तो पता लग जाएगा कि कौन काम कर रहा है और कौन काम चोर है, ठीक है। इसके अलावा देखो उनके शरीरों को दाग दिया जाता था, जैसे कि इनके पीठ पे कोई निशान बना दिया, है ना, पीठ पे कोई निशान बना दिया, या फ्रंट पेज पे, फ्रंट साइड पे, जैसे गाय को पहचानने के लिए गायों के शरीर के ऊपर दाग दिया जाता है, उनके ऊपर बहुत सारे निशान बना दिए जाते हैं, इस तरीके से इनके शरीरों को भी दाग दिया जाता था, दाग के उनके शरीर के ऊपर निशान बना दिए जाते थे, ताकि दास अगर भाग गए तो उनको पहचाना जा सके। इसके अलावा दासों को जंजीरों में बांध कर रखते थे। ये सारे तरीके थे, तरकीब थे, जिससे कि दासों को कंट्रोल में रखा जा सके, दासों को नियंत्रण में रखा जा सके, ठीक है। चलिए 1 मिनट यार, बंद हो गया फाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पेस 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 की दिक्कत हो रही है। जी अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका दासों के बारे में था, है ना। अगला क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य के लिए परवर्ती काल जो है, परवर्ती काल में सामाजिक श्रेणियों तथा उनकी आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। ये परिवर्ती काल है, परिवर्ती काल, ठीक है, परिवर्ती काल। तो परिवर्ती काल मैंने आपको बता दिया, तीसरी सदी से बाद का टाइम पीरियड जो है वो रोमन साम्राज्य के लिए परिवर्ती काल था, है ना। तो रोमन साम्राज्य के लिए जो तीसरी सदी था उसके बाद का टाइम पीरियड परिवर्ती काल कहलाता है। इस टाइम पीरियड के हमें सामाजिक श्रेणियों की बात करनी है ना। परिवर्ती काल में जो सामाजिक श्रेणियां थी रोमन साम्राज्य में, कौन कौन सी थी और इनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, इसकी हम बात करने वाले इस क्वेश्चन में। तो देखिए परिवर्ती काल में सबसे टॉप पे आता था अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग मतलब इसमें आपके घुड़सवार हो गए, सीनेट हो गए, है ना, और जो धनवान लोग थे सबको मिला के अभिजात वर्ग बना था, और इनकी स्थिति बहुत अच्छी होती थी, बेहतरीन जिंदगी जीते थे, धनवान वर्ग था इनकी। फिर मिडिल क्लास में आपके मध्यम वर्ग आ गया, इसमें नौकरशाही है, सेना में काम करने वाले जो लोग है, सौदागर है ना, पूरे अमीर किसान है, ये सब आपके मिडिल क्लास में आ जाते थे, यानी कि मध्यम वर्ग में आ जाते हैं, ठीक है। इनकी स्थिति भी बहुत अच्छी थी, और ये ज्यादातर इनकम कहां से प्राप्त करते थे, राज्य से, यानी कि गवर्नमेंट से इनको इनकम मिल रहा है। निम्न वर्ग, है ना, लोअर क्लास की बात कर लेते हैं अब, ठीक है, लोअर क्लास की बात कर लेते हैं अब जरा हम। तो लोअर क्लास में आपके जितने भी दास है, कारीगर है, गुलाम है, ये सब आपके मिडिल लोअर क्लास में आ जाते थे, है ना। देखो लोअर क्लास में आपके कौन कौन है, इसमें औद्योगिक श्रमिक हो गए जो कि इंडस्ट्री वगैरह में काम करते थे, और लेबर हो गए, प्रवासी कारीगर हो गए, है ना, और कभी कभी काम करने वाले कारीगर हो गए, गुलाम हो गए, सब आपके निम्न वर्ग में आ रहे हैं, है ना, लोअर क्लास में आ जा रहे हैं। और इनकी अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो जो परवर्ती काल में जो सामाजिक श्रेणी की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि ऊंचे वर्ग की बात कर रहे हैं या फिर हम मिडिल क्लास वर्ग की बात कर रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, क्योंकि अच्छी खासी इनकम वो अर्न करते थे। लेकिन अगर हम बात करें भ्रष्टाचार करते थे सरकारी कर्मचारी, भ्रष्टाचार से भी इनको अच्छी खासी इनकम होती थी। लेकिन निम्न वर्ग के जो लोग थे उनकी स्थिति बद से बदतर थी, गुलाम ज्यादातर थे इनमें,
जो कि पूरी तरीके से अपने मालिक के कंट्रोल में रहते थे, है ना। ये आपका इसमें हो। चलो अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परवर्ती पुरा काल से क्या अभिप्राय है, इस काल के सुधारों तथा परिवर्तन का वर्णन कीजिए। ठीक है जी। जो परवर्ती पुरा काल था, मैंने आपको बोल दिया कि ये टाइम पीरियड जो है रोमन साम्राज्य में चौथी से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य उदय, विकास और पतन का जो पूरा काल है वो परवर्ती पुरा काल कहलाता है। मतलब तीसरी सदी के बाद रोमन साम्राज्य, देखो तीसरी सदी में तो भाई पतन के कगार पे आ गया था रोमन साम्राज्य, लेकिन तीसरी सदी के बाद हम देखते हैं कि कुछ सम्राट आएंगे, जैसे कि अभी इसमें हम डायोक्लिशियन की बात करेंगे, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की बात करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, फिर से रोमन साम्राज्य को डेवलप करने में, उन्नति प्रगति में योगदान दिया और फिर से चौथी शताब्दी आते आते तक रोमन साम्राज्य अच्छा खासा उन्नति करने लग गया, है ना। तो ये काल जो है वो अच्छा खासा चला, उन्नति हुआ, विकास हुआ यहाँ पे बहुत ज्यादा। लेकिन फिर धीरे धीरे 7वीं सदी आते आते तक रोमन साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। ये जो पूरा चौथी से लेकर 7वीं सदी का टाइम पीरियड है, ये रोमन साम्राज्य में परवर्ती काल कहलाता है, परवर्ती पुरा काल कहलाता है। कहने का मतलब है अब इस टाइम पीरियड में कौन कौन से बदलाव हुए उसकी हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम रिलीजियस चेंजेस की बात कर लेते हैं, धार्मिक परिवर्तन की बात कर लेते हैं। तो इस टाइम पीरियड में आप देखोगे कि जो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन था, उसने ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया था। मतलब कि ईसाई धर्म का उदय सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पीरियड में बहुत तेजी से यहाँ पे देखने को मिलता है। और 7वीं सदी में आप देखोगे कि इस्लाम का उदय भी हमें देखने को मिलता है। तो ये रिलीजियस चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यानी कि धार्मिक परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ राज्य के ढांचे में क्या क्या परिवर्तन हुआ, स्टेट का जो स्ट्रक्चर था उसमें कौन कौन से चेंजेस हुए। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे कि सम्राट डायोक्लिशियन, थोड़ा सा मिसप्रिंट है भाई, एक बार फिर से सही कर लेना, डायोक्लिशियन, ठीक है, डायोक्लिशियन की बात कर ले, सम्राट डायोक्लिशियन, ठीक है, क्या नाम बता रहा हूं मैं, डायोक्लिशियन। सम्राट डायोक्लिशियन के टाइम पीरियड में क्या होता है कि आप देखोगे कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा हो चुका था। तो इसने देखा कि बहुत सारे ऐसे एरिया जो कि हमारे काम के लिए, कुछ भी काम के लिए, तो इसने उन एरिया को अपने साम्राज्य से अलग करके साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना दिया, थोड़ा सा छोटा कर दिया। पहला चेंज क्या किया उसने, राज्य में साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना दिया। सम्राट ने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवा दिए। किले मतलब कि समझ रहे हो, जो ऊंची ऊंची दीवारें होती है वो गिरवा दिए, ताकि साम्राज्य क्या हो जाए, सुरक्षित हो जाए। प्रांतों का पुनर्गठन किया, जो भी मेन प्रांत थे उसको फिर से गठित किया। सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग कर दिया, यानी कि सेना का जो काम है वो अलग होगा और जो सेना का काम नहीं होगा वो सेना नहीं करेगी, दूसरे लोग करेंगे। सैनिक और असैनिक कार्य को अलग करा। सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता दे दिया, मतलब कि ज्यादा फ्रीडम दे दिया, है ना, अपने सेनापतियों को। उसके सेनापति ज्यादा बेहतरीन ढंग से काम करने लग गए। इसी काल में हम देखते हैं कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने मुद्रा प्रणाली में सुधार कर दिया, नए कॉइन्स लागू कर दिए, नया कॉइन्स लागू किया, जिसको हम सॉलिडस बोलते हैं। सॉलिडस नाम का नया सिक्का जारी किया, जो कि 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का था। सॉलिडस सिक्का बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने जारी किया, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। अभी तक हम डायोक्लिशियन की बात कर रहे हैं, अब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन आ गया है। तो इसने 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया था। इसके अलावा सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी, एक अलग राजधानी बना दी, कुंस्तुनतुनिया को। इसको राजधानी बनाया कुंस्तुनतुनिया को, जो कि तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ बहुत ही खूबसूरत राजधानी माना जाता है, खूबसूरत कैपिटल माना जाता है, ठीक है, रोमन साम्राज्य का। चलिए आगे बात करेंगे। ये हो गया आपका। अब ये जो सुधार किए गए दोनों सम्राटों के द्वारा, उसका क्या प्रभाव रहा, तो सरकारी संपदा में भाई वृद्धि हुई, समृद्धि आई, वहां पे उन्नति प्रगति देखने को मिला। स्थापत्य कला में नए नए रूप विकसित हुए, मतलब कि जो भवन निर्माण करने की कला है, इमारत निर्माण करने की जो कला है, वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ इस टाइम पीरियड में। भोग विलास के जो साधन थे, मतलब ऐशो आराम की जिंदगी के लिए जो भी सामान थे, उसमें भी वृद्धि देखने को मिलता है ना। और शासन करने वाले कुलीन पहले से अधिक संपन्न और शक्तिशाली हो गए। जो शासन करने वाले जो उच्च वर्ग के लोग थे, वो और ज्यादा पावरफुल इस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग पहले ही कर चुके हैं, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका यहाँ पे बदला जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको बस क्वेश्चन को समझा दूंगा, आंसर आप पहले से ही जानते हैं इस क्वेश्चन का, आसानी से कर लेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है कि रोमन साम्राज्य और अर्थव्यवस्था, रोमन साम्राज्य और रोमन समाज और अर्थव्यवस्था के आधुनिक दर्शाने वाले आधारभूत लक्षणों की चर्चा कीजिए। इससे पहले हम सभी रोमन समाज के बारे में बात कर चुके हैं। रोमन अर्थव्यवस्था यानी कि रोमन साम्राज्य की आर्थिक विशेषताओं को हम समझ चुके हैं। वही सारे पॉइंट आपको यहाँ पे दर्शाने हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रोमन समाज और अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाला, मतलब मॉडर्न दर्शाने वाले
पॉइंट्स आपको क्या क्या नजर आए? आपको ऐसे जब रोमन समाज के बारे में आपने पढ़ा कि भाई वहां पे एकल परिवार का चलन था, तलाक देना, तो देखिए, हाँ एक मिनट, माइक बंद हो गया था। हाँ, मैं रोमन समाज की बात कर रहा था। जैसे कि रोमन समाज को आधुनिक आधुनिक दर्शाने वाले पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि एकल परिवार का चलन था, तलाक देना बहुत आसान था, है ना? इसके अलावा विवाह की एज की अगर आप बात करोगे तो ये सब चीजें रोमन समाज को बहुत ज्यादा मॉडर्न दर्शाता है। वही पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखाने हैं, है ना? यहाँ पे दर्शाने, देखो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, बाकी 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, जैसे ऊपर किया हुआ था सारे पॉइंट को, है ना? तो रोमन समाज को आधुनिक दर्शाने वाले पॉइंट क्या क्या है? एकल परिवार का चलन था वहां पे, आपको पता ही है ना? सांस्कृतिक विविधता थी, तलाक देना बहुत ज्यादा आसान था वहां पे। इसके अलावा महिलाओं का संपत्ति पर पूरा अधिकार होता था। विवाह की आयु आप लिख दो कि स्त्रियों की विवाह की आयु 16 से लेके लगभग 22 साल तक थी, है ना? और जो लड़के थे, पुरुष जो थे, उनका 28 से लेके 32 ये एज था। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये तो समाज की बात हो गई। ये सारे पॉइंट आप बताओगे कि रोमन समाज को आधुनिक दर्शाने वाले पॉइंट है, लेकिन वहां की अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले पॉइंट्स में क्या क्या बताओ? वहां की अर्थव्यवस्था को आधुनिक क्या क्या दर्शा रहे हैं? वहां की मजबूत आर्थिक ढांचा थी, कंटेनरों का उपयोग करते थे, धन का बहुत ज्यादा उपयोग होता था व्यापार वगैरह करने के लिए, जल शक्ति का प्रयोग करते थे, संगठित व्यापार और बैंकिंग व्यवस्था थी। ये सारे आपने आर्थिक विशेषता की जब हमने ऊपर बात की थी तो वहां पे आपने सारे पॉइंट्स किए थे, वही पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं, है ना? बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया। यहाँ पे क्या है, समाज और वहां की अर्थव्यवस्था दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन पूछा है और 8 नंबर के लिए पूछा है। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो समाज के बारे में भी आ सकता है अलग से 8 नंबर में, और आपका जो आर्थिक विशेषता है वो भी 8 नंबर में कई बार आ चुका है, वैसे तो 4 नंबर का बनता है क्वेश्चन, है ना? तो निष्कर्ष के तौर पे आप क्या कह सकते हो? ये सारे पॉइंट्स आपको क्या दर्शा रहे हैं? ये सारे पॉइंट आपको दर्शा रहे हैं कि रोमन साम्राज्य जो था वो काफी ज्यादा मॉडर्न था, काफी ज्यादा आधुनिक था, है ना? ये आपको पॉइंट हो गए। चलो, अब 2 क्वेश्चन हमारे और रह गए हैं, उसको हम कर लेते हैं। रोमन साम्राज्य की धार्मिक विशेषता की बात कर लेते हैं। रोमन साम्राज्य की धार्मिक विशेषता क्या थी, है ना? ठीक है, तो रोमन साम्राज्य की अगर हम धार्मिक विशेषता की बात करें तो यहाँ के लोग बहुत देववादी थे, यानी कि अनेक प्रकार के देवी देवताओं की आराधना यहाँ के लोग करते थे, और यहाँ के लोग अनेक पंथों और उपासना पद्धति में विश्वास किया करते थे। यहाँ के लोग जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स जैसे देवी देवताओं की आराधना करते थे। तो ये देवी देवताओं के नाम यहाँ पे लिख दो आप, है ना? इसके अलावा देखो रोमन साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, है ना? यहाँ के लोगों ने हजारों मंदिर, मठ और देवालय भी बनवाए थे। तो ये सब पॉइंट आपके रोमन साम्राज्य के धर्म के बारे में हो गया, धर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है? तो ये सारे देवी देवताओं को पूछते थे। अब रोमन साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, लास्ट टॉपिक है आपका, लास्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं। रोमन साम्राज्य, देखो अगर आप लोगों ने अगर इस वीडियो को ध्यान से देख लिया है, कर लिया है, मैं कह रहा हूं आप लोगों ने अगर चैप्टर के जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस को नहीं भी देखोगे ना, काम हो जाएगा भाई। बहुत अच्छे से आप समझ चुके हो पूरे चैप्टर को, लगभग ये समझ लो कि आप पूरे चैप्टर को ही कवर कर चुके हो इस क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो के माध्यम से। लेकिन क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे आपको समझने को मिल गया और टॉपिक भी समझने को मिल गया, है ना? देखो रोमन साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, तो विदेशी आक्रमण हो गए भाई, जिसमें आप लोगों ने जर्मन मूल की जनजातियों ने आक्रमण किया, या फिर विदेशी बर्बरों ने आक्रमण किया और पूरे साम्राज्य को तबाह कर दिया। उत्तराधिकारी का कोई नियम नहीं था भाई, कोई भी आ रहा है उत्तराधिकारी बन जा रहा है, कोई दत्तक पुत्र है वो उत्तराधिकारी बन जा रहा है, कहीं जैसे ऑक्टेवियन जो था वो जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था, वो भी सम्राट बन गया। मतलब कोई सटीक नियम नहीं था यहाँ पे राजा बनने का। आर्थिक कारण भी थे, आर्थिक कारण यानी कि कई बार युद्ध में लगे रहने की वजह से, ज्यादातर टाइम युद्ध में रहे रोमन सम्राट वगैरह, तो इस वजह से आर्थिक बोझ बढ़ गया, डेवलपमेंट कोई खास नहीं हो पाया जब युद्ध का टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड में, और ये भी कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ जो है रोमन साम्राज्य के ऊपर बनता रहा। इसके अलावा सामाजिक कारण भी थे। सामाजिक कारण में आप देखोगे कि जो ऊंचे वर्ग के लोग थे ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, है ना? और निम्न वर्ग के लोगों के साथ इतना ज्यादा दुष्कर्म कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दासों की जिंदगी बहुत ज्यादा घटिया थी रोमन साम्राज्य में। तो इस वजह से जब युद्ध हुए ना, तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन्होंने साथ नहीं दिया रोमन सम्राट का, और ये भी एक कारण माना जाता है रोमन साम्राज्य के पतन का, ठीक है? तो ये आपका रोमन साम्राज्य के बारे में था। रोमन साम्राज्य से यानी कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ जो हमारा साम्राज्य है रोमन साम्राज्य, उससे रिलेटेड सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है जी? किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। बाकी अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी परेशानी बताते हैं, अपना प्रॉब्लम बताते हैं, तो उसको सॉल्व करने की जिम्मेवारी मेरी हो, जरूर कर, ठीक है? बाकी इस वीडियो को अपने 4-5 दोस्तों को, 10 दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। मिलते फिर आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।